गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट पेपर 12 नंबर आज डिस्कस करेंगे। फुल टेस्ट नए पैटर्न पे ये टेस्ट पेपर हम कर रहे हैं डिस्कस। खंड का या सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें 5 प्रश्न का स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं। और अब तक आप देखेंगे तो हम इतने सारे पेपर और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि शायद अब आपको इसके डिस्कशन की ज़रूरत ना भी हो। 10 पेपर हमने डिस्कस किए, 12 क्वेश्चन थे, मतलब 120 प्रश्न। 11वां फिर नए पैटर्न पे डिस्कस किया, जिसमें 10 शॉर्ट लेंथ प्रश्न थे और 8 फुल लेंथ, मतलब 18 प्रश्न। और तो अब तक हम 138 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब तक आप इतने सक्षम और समझदार हो गए हैं कि अब जो ये 18 प्रश्न हैं, इनके आंसर आप मुझे बता सकते हैं बेहतर तरीके से, ना कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। बेसिकली टेस्ट सीरीज का पर्पस भी यही होता है। और सीरियसली आपने टेस्ट लिखे हैं तो आपने फील भी किया होगा इस बात कि पहले टेस्ट में आपका दिमाग ना के बराबर चल रहा होगा कि किस प्रश्न के आंसर में क्या लिखें। लेकिन जब आपने प्रयास किया, सही गलत जैसा भी लिखा, और फिर उसके बाद जो मैंने डिस्कशन किया वो आपने सुना, तो सीखा आपने चीज़ों को। दूसरे टेस्ट में आपने पहले टेस्ट की तुलना में ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया होगा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, और 7वें 8वें तक आते आते तो आपको लगने लगा होगा कि अरे ये तो बच्चों का खेल है। क्वेश्चन पढ़ते साथ ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम तो कर लेंगे। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज का पर्पस भी यही होता है। हमने जो ये लगभग 150 या उससे एक ज़्यादा 160 के आसपास प्रश्न आपसे डिस्कस किए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इनमें से कोई सिंगल क्वेश्चन भी फंस जाएगा। हम उस पर्पस से टेस्ट सीरीज करते भी नहीं। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि इनमें से कोई प्रश्न फंस जाए, तो फंसाना, निकालना, ये सब काम नहीं है। पर्पस बस प्रैक्टिस करना ही होता है। जो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन या वीमेन परफेक्ट, बस वही पर्पस होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। आपने इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इनके आंसर लिख लिए या सुन लिए कि क्या सही आंसर हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि अगले जो 10-15 प्रश्न आएंगे, अगर आ गए इन 150 में से, बहुत अच्छी बात, वो आपके लिए लॉटरी या बोनस है। लेकिन नहीं भी आएंगे तो जो अगले नए 15 प्रश्न होंगे, इन 150 को सही तरीके से आप जानते हैं, इस आधार पे उन 15 नए प्रश्नों को भी सही तरीके से हल करने की संभावना बढ़ जाएगी। बस यही पर्पस होता है। और उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते आज हम लास्ट टेस्ट में हैं। मुझे बहुत ज़रूरत लग नहीं रही थी कि अब मैं डिस्कस करूँ, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में, मतलब मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब कि भाई 12 टेस्ट का ये पूरा प्लान था, तो उस नाते मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि मैं डिस्कस करूँ। हाँ, लेकिन आपकी ज़रूरत के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अब मेरे बताने की ज़रूरत है कि इस प्रश्न में क्या लिखना है या कैसे लिखना है। अब तक आप उतने जानकार और समझदार हो चुके हैं। फिर भी देखिए आप, चूंकि मुझे अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो एक बार मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बहुत डिटेल डिस्कशन अब नहीं करूँगा क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओवरऑल बस एक आइडिया आपको दे दूँ कि किस प्रश्न के आंसर में आप क्या लिखें।
तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है, राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से संबंध होते हुए भी भिन्न विषय हैं। इस कथन का सविस्तार परीक्षण कीजिए। Politics and administration are closely related with each other, yet they are different disciplines. Examine the statement in detail. तो राजनीति और प्रशासन के संबंध और अंतर दिखाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वुडरो विल्सन के राजनीति प्रशासन द्वैतभाव से शुरू करें क्वेश्चन को। दोनों अलग अलग कैसे हैं वो दिखाएं, और दोनों संबंधित कैसे हैं वो दिखाएं। राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी भिन्न भिन्न है। राजनीति का काम निर्माण, प्रशासन का काम क्रियान्वयन। निर्माण में प्राथमिकता मूल्यों को, क्रियान्वयन में प्राथमिकता तथ्यों को। तो आप डाइकोटॉमी को डिस्कस करें, फिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीति नीतियां नहीं बना पाती। प्रशासन क्रियान्वयन करता है तो राजनीति के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। इनका रिलेशन दिखाएं, तो उनका अलग अलगाव भी दिखाना है, उनका रिलेशन भी दिखाना है। दूसरा है, अधिकार को उत्तरदायित्व के अनुरूप होना चाहिए। टिप्पणी करें। अथॉरिटी नीड्स टू बी कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेंट। तो बी, सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच जो समरूपता का सिद्धांत है उसकी चर्चा करनी है और उदाहरण डालना है। सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच समरूपता का सिद्धांत मतलब जितनी सत्ता उतना उत्तरदायित्व, जब सत्ता तभी उत्तरदायित्व, या उल्टा करें तो जितना उत्तरदायित्व उतनी सत्ता, जब उत्तरदायित्व तभी सत्ता। समरूपता का सिद्धांत दिखाइए। एग्जाम्पल कोड कर दीजिए। रेगुलेटरी स्टेट, वेलफेयर स्टेट। सी, एक सुविचारित पदोन्नति की नीति एक विवेकी कार्मिक प्रशासन की आधारशिला है। व्याख्या कीजिए। A sound promotion policy is the foundation of rational personnel administration. Explain. सुविचारित पदोन्नति नीति पदोन्नति क्या है, एक लाइन में अर्थ लिखिए। पदोन्नति का महत्व क्या है उसको दिखाइए। और फिर सुविचारित पदोन्नति नीति मतलब पदोन्नति के जो सिद्धांत या आधार हैं, वरिष्ठता और योग्यता, उनकी चर्चा कीजिए। और दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत बताइए। सीनियरिटी बेस और मेरिट बेस जो दो बेस हैं प्रमोशन के, अलग अलग देशों में अलग अलग सेवाओं में हमने रेशियो तय कर दिए हैं कि कितना सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होगा, कितना मेरिट बेस पे होगा। तो जब तक हम इन दोनों के बीच में एक उचित
तालमेल या संतुलन नहीं बनाएंगे तो ऐसी पदोन्नति नीति बेहतर नहीं होगी और संगठन की कार्यकुशलता में दिक्कत होगी। हमें सकारात्मक लिखना है कि हमें इन दोनों आधारों के बीच में संतुलन बनाना होता है। किया भी यही गया है दुनिया के विभिन्न देशों की लोक सेवाओं में, ताकि हम कार्मिक प्रशासन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर सकें। तो वन का सी हो जाएगा। वन का डी है, व्यय पर संसदीय नियंत्रण मात्र एक औपचारिकता है। टिप्पणी कीजिए। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कमेंट। लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के साधन क्या हैं, संक्षेप में वो दिखाइए। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, बजट की स्वीकृति है, डिमांड ऑन ग्रांट से अनुदान की मांग, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, थोड़ा सा वो दिखाइए साधन, और फिर उसकी सीमाएं क्या हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो वन का डी हो जाएगा। वन का ई है, फ्रेडरिक्स द्वारा प्रतिपादित एक समपार्श्वीय समाज की मुख्य विशेषताओं या लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये भारत में किस सीमा तक पाई जाती हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी एज प्रोपाउंडेड बाई F.W. Ricks, Fredericks. To what extent these are bound in India? तो देखिए आप, वन का ई, F.W. Ricks का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल है उसके मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको उसकी जो विशेषताएं या लक्षण है वो दिखाने हैं और भारत में कैसे वो उपयोगी हैं या लागू हो रहे हैं वो दिखाने हैं। रिक्स ने विषम जातीयता, हेट्रोजेंसिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलेपिंग, नेपोटिज्म, बाजार, कैंटीन, इन सब की बात की है, वो विशेषताएं लिख दीजिए, दिखा दीजिए। हेट्रोजेंसिटी की बात की रिक्स ने, जिला प्रशासन देखिए, कलेक्टर है जो, पहले आप दिखाइए कि चिकित्सा प्रशासन है, कलेक्टर वाला एग्जाम्पल अलग कोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेट्रोजेंसिटी में कि चूंकि समाज में बहुत तरह की विविधताएं हैं, रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, प्रशासन में एक रूपता नहीं है, भारत में एग्जाम्पल डालना है तो दिखा दीजिए कि चिकित्सा प्रशासन, बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं। गांव में पुराने जमाने के ऑफिस काम कर रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन्स में हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल काम हो रहा है ऑफिस। कुछ ऐसे भारत के एग्जाम्पल कोट कर दीजिए। कथनी करनी के बीच का अंतर, क्या हम लोक सेवकों से अपेक्षा कर रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है। तो हमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल डिस्कस करना है, उसकी विशेषताएं दिखानी है और फिर भारत में कैसे वो विशेषताएं लागू हो रही हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 का पहला, मानवीय संबंध संप्रदाय के विकास में जॉर्ज एल्टन मेयो के अंशदान को स्पष्ट कीजिए। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने उसके बुनियादी निष्कर्षों को किस प्रकार रूपांतरित किया था।
एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज एल्टन मेयो टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस स्कूल। हाउ डिड बिहेवियरल साइंटिस्ट मॉडिफाई हिज बेसिक फाइंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में एल्टन मेयो और मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डिस्कस करना है, मेयो का योगदान। तो आपको हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट दिखाने हैं और हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के क्या निष्कर्ष, क्या फाइंडिंग्स थी वो दिखानी है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो दिखाने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना है लगभग 300 शब्द में, और फिर सेकेंड पार्ट में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरलिस्ट अप्रोच को कंपेयर करना है। इनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं, इनकी चर्चा कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट मानव संबंध संप्रदाय के विकास में मेयो का योगदान, और सेकेंड पार्ट फिर व्यवहारवाद ने उसके निष्कर्षों को कैसे चेंज किया, मतलब समानताएं असमानताएं कंपैरिजन। दूसरा पार्ट देखें, अब्राहम मैस्लो की अभिप्रेरण की थ्योरी और हर्जबर्ग की अभिप्रेरण हाइजीन थ्योरी की तुलना कीजिए। क्या आप समझते हैं कि वे सार्वत्रिकतः अनुप्रयोज्य हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। कंपेयर अब्राहम मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। Do you think that they are universally applicable? If so, why? If not, why not? दो का दूसरा पार्ट। सबसे पहले आप मैस्लो का आवश्यकता पथ सोपान या नीड हायरार्की थ्योरी क्या है उसे डिस्कस कीजिए थोड़ा। फिर फ्रेडरिक हर्जबर्ग का द्वि घटक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी क्या है उसे डिस्कस कीजिए आप। लगभग 250 वर्ड के आसपास ये काम कर लीजिए। फिर अब इसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिए, उनमें समानताएं असमानताएं दिखाइए। लगभग 150 वर्ड में आप ये काम कर लीजिए। फिर दिखाइए कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सार्वत्रिकतः अनुप्रयोज्य हैं कैसे, लगभग 100 शब्द में वो डिस्कस कर लीजिए। नहीं है कैसे, लगभग 100 शब्द में वो डिस्कस कर लीजिए। इस तरह से फॉर्मेट कर दीजिए। हमेशा याद रखिए फुल लेंथ क्वेश्चन में जब कंपेरिजन पूछा जा रहा है तो पहले आपको थोड़ा उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिखाना होगा, उसके बाद ही आप कंपेयर कर पाइएगा सही तरीके से। तो प्रश्न है कि मैस्लो की थ्योरी हर्जबर्ग की थ्योरी की तुलना, तो पहले थोड़ा अलग अलग आप सेपरेट उनका कंट्रीब्यूशन दिखा दें, तब उनको कंपेयर करें। तुलना में दोनों चीज़ें होती हैं, समानताएं असमानताएं। और फिर सेकेंड अगला पार्ट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इफ सो और इफ नॉट। तो दोनों चीज़ें दिखाना है हमें कि कैसे मैस्लो की थ्योरी आज भी इंडिया का एग्जाम्पल डाल दें, केस स्टडी डाल दें, कैसे नीड हायरार्की थ्योरी लागू हो रही है। टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी, कुछ भी ऐसा कि अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती आदमी की तो वो उच्च स्तरीय नीड्स के बारे में नहीं सोचता।
और फिर नॉट एप्लीकेबल तो वो दिखा दें कि अमेरिका विकसित देश की थ्योरी है, हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, उस तरह से कंक्लूड कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है? प्रशासन पर अंकुश रखने में यह कितना सफल हो पाया है? टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? हाउ फार हैज इट बीन सक्सेसफुल इन एक्सरसाइजिंग अ चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? कमेंट। पूरा जुडिशियल एक्टिविज्म लिखना है आपको, उससे जुड़े जितने डायमेंशन आपको पता हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ लिखें, उसका उदय तथा विकास दिखाएं, क्यों उदय हुआ, उदय के कारण क्या हैं, उसकी चर्चा करें, उसके गुण या फायदे क्या हैं दिखाएं, उसकी कमियां या दोष क्या हैं दिखाएं, कुछ एग्जाम्पल कोट करें, कंक्लूड करें। लगभग 100 शब्द में सारी बातें लिख देंगे तो हो जाएगा एक अच्छा आंसर आपका कि पहले न्यायिक सक्रियता क्या है, फिर उसका उदय विकास कैसे हुआ, केशवानंद भारती मामला या जैसा आप जानते हैं पढ़ा है आपने उसके अकॉर्डिंग शुरू करें। क्यों हुआ उदय के पीछे रीजन क्या माने जाते हैं उसके, कैसे जनता के हित को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई है, जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा का रोल क्या रहा है, फायदे क्या हैं, कमियां दिक्कतें क्या हैं, रिसेंट एग्जाम्पल कोट करें कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव हो रहे हैं। हर चीज़ की आज न्यायपालिका सक्रियता दिखा रही है, समीक्षा करने बैठ जा रही है, चाहे वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो, चाहे तो आप वो दिखाएं, उदाहरण डालें, कंक्लूड कर दें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा।